नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन और मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, इस चक्र को माहवारी, आर्तव चक्र, ऋतुस्राव चक्र, रजोधर्म चक्र आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो स्त्रियों में होती है और इसकी शुरुआत किशोरावस्था में होती है। जब कोई स्त्री लगभग 12 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है तो इसके शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं। इसके साथ साथ इसके जननांगों में भी परिवर्तन होता है और जननांगों में परिवर्तन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर हार्मोन्स के प्रभाव से स्त्रियों के योनि मार्ग से रक्त का स्राव होने लगता है और यह स्राव लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है। तो इसी रक्त के स्राव को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और यह रक्त का स्राव 24 से 35 दिनों के अंतराल पे होता रहता है। ठीक है, अगर एवरेज देखा जाए तो यह 28 दिनों के अंतराल पे होता रहता है। तो इसलिए रक्तस्राव की इस चक्रीय प्रक्रिया यानी मेंस्ट्रुएशन के इस चक्रीय प्रक्रिया को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्त्रियों के गर्भाशय और अंडाशय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, स्त्रियों में पहली बार मेंस्ट्रुएशन होना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना रजोदर्शन कहलाता है, मीनार्च कहलाता है। ठीक है, इस रजोदर्शन का होना ही इंडिकेट करता है कि स्त्री किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है और यह जनन करने के योग्य हो चुकी है। स्त्रियों के लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु में होने पर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल के स्टॉप होने को कहते हैं रजोनिवृत्त या मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है और समाप्त होती है 50 से 55 वर्ष की आयु में। यानी 12 वर्ष की आयु से स्त्रियां जन्म करने के योग्य हो जाती हैं और 50-55 वर्ष की आयु के बाद में उनकी जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होती है। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, तो हमने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय और अंडाशय में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी जो 28 दिन का चक्र है, इस चक्र को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, पहली अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज और यह मेंस्ट्रुअल फेज 0 से 5वें दिन तक चलती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उसके 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है 6वें से 13वें दिन तक। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग, अभी आगे बताएंगे। तो ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है और इसके बाद 15वें से 28वें दिन का जो समय होता है उसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सबसे पहले हम देखते हैं पहली अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में ये यूट्रस है और यूट्रस की अंदर की दीवार जो कहलाती है एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल फेज में यह एंडोमेट्रियम टूट जाती है। इस एंडोमेट्रियम के टूट जाने से और इसके यूट्रस की कैविटी में जो यूट्राइन मिल्क भरा होता है, ये टूटी हुई दीवार, इसकी ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, ये सारे यूट्रस से वेजाइना के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और ये फ्लो लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है। इसी फ्लो को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिनों तक होता है। इसके बाद दूसरी फेज शुरू होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज में ओवम का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ यूट्रस में भी परिवर्तन होता है। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओवम फॉर्मेशन, और ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर है ओवरी की एक गांठ जिसके अंदर फॉलिकल्स दिखाई गई हैं। 6वें दिन से ही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। ओजेनेसिस में आपने पढ़ा है कि प्राइमरी और प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ये जन्म से पहले ही बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब ये अंडाशय में पहले से ही बने हुए होते हैं। बाल्यावस्था तक ये ऐसे पड़े रहते हैं और जब
स्त्री बाल्यावस्था पार करके किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से इनमें आगे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स और अंत में ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाते हैं यानी मेच्योर फॉलिकल बनाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल को कहते हैं मेच्योर फॉलिकल्स और इसी के अंदर होती है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, जब इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान इन फॉलिकुलर सेल्स से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, इन फॉलिकुलर सेल्स में एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में लेकिन प्रोजेस्टेरॉन कम मात्रा में स्रावित होता है और ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इस यूट्रस की वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में ये वॉल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी तो ये वॉल अपने आप को रिपेयर करती है। कब तक रिपेयर करेगी? 6वें से 13वें दिन तक। इस दौरान जब तक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तब तक ये अपने आप को रिपेयर करती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? तीसरी अवस्था शुरू होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। 14वें दिन क्या होता है? ग्रेफिन फॉलिकल्स टूट जाती है और इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है ये ओवरी की वाल को तोड़कर बाहर निकल जाती है, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, तो अंडाशय की दीवार को तोड़ के सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना ही कहलाता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। ये अंडाशय है, इसी के अंदर यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी ओसाइट थी जो ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर बंद थी और इसने तोड़ के ग्रेफिन फॉलिकल को और ये बाहर निकल आई। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। देखिए, जब सेकेंडरी फॉलिकल्स टूटकर बाहर निकलती है तो इसका शेष भाग बच जाता है। ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल का शेष भाग बच जाता है और ये चेंज हो जाता है कार्पस लूटियम में। ये किस में बदल जाता है? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और इससे स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जब तक ग्रेफियन फॉलिकल्स थी तब तक इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों स्रावित हो रहे थे। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम थी, एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में था और ये दोनों हार्मोन इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जब 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स बदल गई कार्पस लूटियम में, यानी अब ये एस्ट्रोजन का स्रावण नहीं करेंगी। ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करेगा और बहुत अधिक मात्रा में श्रवण करेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अब आगे काम संभालेगा, यानी जो काम ये एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा था यानी यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, तो ये मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। यानी ओव्यूलेशन 14वें दिन हो जाता है, उसके बाद की अवस्था शुरू होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में अंडाशय में क्या परिवर्तन होगा कि ग्रेफियन फॉलिकल का शेष भाग कार्पस लूटियम में चेंज हो जाएगा, इससे स्रावित होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम खूब अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएगी, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ इसमें ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होने लगेगा, कोशिकाएं आकार में बढ़ जाएंगी, फूड स्टोर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी और ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लेगी इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत ही हाईली वेस्कुलराइज हो जाएगी यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इस दौरान 15वें से 28वें दिन में ये कार्पस ल्यूटियम बनेगा, इसके साथ साथ यूट्रस की वॉल मेंटेन हो जाएगी और इसकी वॉल से कुछ पदार्थ स्रावित होंगे यानी ऊतक द्रव्य स्रावित होगा। यह ऊतक द्रव्य इस यूट्रस की कैविटी में भर जाएगा जिसे कहेंगे यूट्राइन मिल्क। ठीक है, ये यूट्राइन मिल्क कहाँ भरा हुआ होता है? यूट्रस की कैविटी में। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम अभी मेंटेन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कर रहा है और गर्भाशय की दीवार बन रही है। अब देखते हैं कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकली थी अंडाशय से, ये कहाँ जाती है? तो ये सेकेंडरी ओसाइट अंडाशय से बाहर निकलती है बॉडी कैविटी में। यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब के सिरे पर है फिम्बरी। इन फिम्बरी की वजह से ये इसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाती है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, और ये इनफंडिबुलम्स के द्वारा होती हुई यानी ये फैलोपियन ट्यूब से होती हुई यूट्रस की तरफ जाती है।
ठीक है। इस दौरान अगर यानी कि जब ओव्यूलेशन हुआ, ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, ये यूट्रस की तरफ जा रहा है। इस दौरान अगर कॉपुलेशन हुआ यानी कि स्पर्म इसको मिल गया, यानी स्पर्म यहाँ इंजेक्ट किया जाएगा, ये वेजाइना है, वेजाइना में स्पर्म इंजेक्ट किया जाएगा और यह स्पर्म मूव करते हुए यूट्रस में आ जाएगा। इधर से ओम जा रहा है, इधर से स्पर्म। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर। यहाँ पर क्या है? स्थमस है, ये पूरा क्या है? एम्पुला। तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर जब तक ओवम पहुँचता है, अगर उस समय इसको स्पर्म भी मिल गया तो ये दोनों फ्यूज होकर आपस में जाइगोट बना लेंगे और यह प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में यही जाइगोट आगे डेवलप होगा, ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा और ब्लास्टोसिस्ट आकर के इसी जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम पहले से मेंटेन थी, उसी यूट्राइन एंडोमेट्रियम में वो इम्प्लांट हो जाएगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ये तो बात उस समय होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, यानी जब ओवुलेशन हुआ, ओम निकला, यहाँ स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, कपुलेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस दशा में क्या होता है? ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने की दशा में कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी और डीजनरेट होके बनाएगी कार्पस एल्बिगेंस। कार्पस एल्बिकैंस। ठीक है। तो जब ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई रुक जाएगी और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो फिर इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी और ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी। ठीक है। ये कब ब्रेक होगी? इसके पोस्ट ओवुलेटरी फेज के लास्ट दिन यानी 28वें दिन। समझा क्या? तो 15 से 28 दिन तक ये मेंटेनेंस होता है, फर्टिलाइजेशन का वेट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो 28वें दिन पर ये फिर से टूट जाती है। टूटती क्यों है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की सप्लाई रुक जाती है और ये टूट जाती है तो फिर से कौन से फेज शुरू हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। यानी कि ये जो मेंटेन थी यूट्रस की वाल, ये टूट जाएगी तो इसकी कोशिकाएं, ऊतक द्रव्य, रक्त, ये सारे फिर से वेजाइना के थ्रू से बाहर निकलने लगेंगे और यही कहलाएगा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो इस प्रकार से हर महीने यूट्रस में और ओवरी में परिवर्तन होते हैं, हर महीने ओवम बनता है और हर महीने मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं रुकेगी। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, उसके बाद में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। यानी कि ये टेम्पररी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक होती है, अस्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है। तो अस्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना कहलाता है एमनोरिया। ठीक है। और परमानेंटली जब रुकती है यानी कि 50 साल के बाद तो इसको कहते हैं मीनोपॉज। और फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो इसको कहते हैं रजोदर्शन यानी मीनार्च। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया इसकी फिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से हार्मोन्स पर डिपेंड करती है और हर महीने स्त्री के ब्लड में हार्मोन्स के लेवल में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि 28 दिन की है। यहाँ पर दो हार्मोन्स दिखाए गए हैं, LH और FSH। दूसरे में दिखाया गया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरी के हार्मोन्स हैं। ये कौन से हार्मोन्स हैं? ओवरी, यानी कि अंडाशय से स्रावित हो रहे हैं। जबकि FSH और LH ये दोनों हार्मोन स्रावित हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH स्रावित होते हैं और इनका स्टिमुलेशन होता है GnRH हार्मोन के द्वारा। और ये GnRH हार्मोन जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
ठीक है। GnRH क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और ये स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से। यह कहाँ से स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से GnRH स्रावित होता है। यह स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, और पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है LH और FSH। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो फेज होती है, पहली अवस्था, वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, फिर है ओव्यूलेशन और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज 6वें दिन से शुरू होती है, यानी 6वें दिन से FSH और LH का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, ब्लड में FSH और LH हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, और ये अवस्था चलती है 13वें दिन तक। 13वें दिन तक LH हार्मोन्स, यानी जो नीले रंग में दिखाया गया है, LH हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से 13वें दिन LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाना LH सर्ज कहलाता है। LH सर्ज। ठीक है, तो ये हार्मोन्स लेवल 13वें दिन के बाद 14वें दिन भी और ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचता है और हाई हो जाता है, और ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है, तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो ये है LH हार्मोन्स, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन्स के प्रभाव से 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, वैसे क्या होता है, इस हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है, और इस LH के साथ साथ FSH हार्मोन भी 14वें दिन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जाती है 28वें दिन, और 28वें दिन के बाद मात्रा इसकी और डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद में शुरू होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में इनकी जो क्वांटिटी होती है, यानी हार्मोन लेवल होता है, ये ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, मीडियम होता है। लेकिन 28वें दिन के बाद इस हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इस हार्मोन्स की मात्रा कम होने से क्या हो जाता है कि ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, ये डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाता है, यानी 1 से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। तो ये तो हो गए पिट्यूटरी के हार्मोन्स। अब हम देखते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स क्या होता है कि जब FSH और LH स्रावित होते हैं, तो ये सीधा प्रभाव डालते हैं अंडाशय के ऊपर, और अंडाशय में फॉलिकल्स का बनना शुरू हो जाता है, यानी 6वें दिन से फॉलिकल बननी शुरू हो जाती है। प्री ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स बनती हैं, वो फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में होता है और प्रोजेस्टेरॉन कम मात्रा में। तो 6वें दिन से ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम भी, यानी 14वें दिन, एस्ट्रोजन का लेवल अपने अधिकतम स्तर पे होता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, वैसे ये फॉलिकल्स बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में, यानी अब ये फॉलिकल एस्ट्रोजन का स्रावण कम कर देती है, जिससे इसका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ये फॉलिकल जब कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं, तो कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो 14वें दिन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। ठीक है, और इस हार्मोन्स के कारण, ये हार्मोन्स यूट्रस की एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करता है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, ये हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम कुछ दिनों तक और बनी रह जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कमी नहीं आती है, और यूट्रस मेंटेन रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा घटेगी। तो मात्रा 28वें दिन से बहुत अधिक, बहुत, तो यह मात्रा 28वें दिन के बाद बहुत कम हो जाती है, जिससे यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। यानी फिर पहले से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। इसके बाद फिर से LH और FSH की मात्रा बढ़ेगी, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी बढ़ेगी, और यह चक्र बार बार चलता रहेगा। तो इसी चक्र को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।